हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.9 जिसमें उसने हमें ये सर्किट दिया आपके सामने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रीवियस एग्जांपल्स के मुकाबले में। तो इसमें वो कहता है लेट अजम्पशन उसने की थी, तो मैंने वैल्यूज़ अज्यूम में लिख दी हैं कि R1 हमारे पास 10 ओहम है, C इज इक्वल टू 1/8 फैरेड है, R2 8 ओहम का है और L वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब कि उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि कह लें ये ना तो लूप की लैंग्वेज में आता है, ना ये केसीएल यानी कि नोड की लैंग्वेज में आता है, ये दोनों की लैंग्वेजेस में चलता है। देखें, अगर हम लूप की लैंग्वेज में चलते हैं, क्योंकि बाहर इंडक्टर है तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, तो उसमें ये इसमें ये टोटली लूप नहीं है, मतलब इसमें यहाँ पे नोड बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ें आके मिलती हैं, एक ये रेजिस्टर की वायर, एक इस कैपेसिटर की और एक इस रेजिस्टर की। तो लिहाजा यहाँ पे जो वोल्टेज पाए जाएंगे वो है V, क्योंकि उसने ये मैंशन किया हुआ है बीच में शेप के। ठीक है जी, अगर मैं सबसे पहले लूप की इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है जी, मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे KVL एट लूप वन, इसको आप लूप वन कह लें, और I की यहाँ पे आपको डायरेक्शन वैसे मेंशन करके दी गई है, फिर भी मैं मेंशन करता हूँ, देखें ये उसने मेंशन की हुई है। तो अप्लाई KVL एट लूप वन, तो देखिएगा एल के क्रॉस हमारे वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं, एक इंडक्टर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं एल इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। उसके बाद एक रेजिस्टर के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस के, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इंटू R1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब हम इस नोड में एंटर करेंगे तो देखें इसके वोल्टेज इस नोड के पहले दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट V ही लिखेंगे, क्योंकि हमें V को अलग से मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें वैसे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इस इक्वेशन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड वन, ताकि हम इस नोड के बारे में जानकारी मालूम कर सकें। अब वैसे ये भी कहना चाह रहे होंगे कि सर हमें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, जब इक्वेशन आ गया इसी का डबल डेरिवेटिव बना लें। लेकिन इसमें स्टूडेंट बात कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज एट अ सेम टाइम इन द सेम इक्वेशन नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लगाएंगे KCL। देखें इस वायर की अगर मैं करंट लिखता हूँ, कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमारे पास उसकी करंट की वैल्यू होती है। और अगर इस रेजिस्टर की बात करना चाहूँ तो एक रेजिस्टर के क्रॉस जो हमारे पास करंट होती है वो बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, विच इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास दो ही वायर्स थी जिनके क्रॉस हमारा नोड लग चुका है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। अब एक और बात, ये हमारे पास किसके बराबर है जी, ये हमारे पास I के बराबर है, ये ओवरऑल केस। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास I के ही क्यों बराबर है, इसको इज इक्वल टू जीरो मैं नहीं लगाना चाहता, पता है क्यों, क्योंकि KCL तो अप्लाई हुआ है, लेकिन आपको मैं ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेन कंसेप्ट अगर आपको मैंने ना समझाया तो आप को नहीं समझ आ पाएगा। देखें, जो ही करंट इस नोड पे पहुंची, मतलब इस पॉइंट पे पहुंची, करंट को पता चला जी आगे दो रास्ते हैं, तो करंट ने क्या अपना मतलब के फैसला किया कि मैं दोनों की जानिब उनकी सहूलियात के मुताबिक जाऊंगी, यानी जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी मैग्नीट्यूड के साथ जाऊंगी। तो कुछ करंट इधर चलेगी, कुछ करंट इधर चलेगी, यानी फॉर एग्जांपल इस साइड पे I1 चली गई और इस साइड पे I2 चली गई। अगर मैं I की बात करूं तो वो क्या होगी, वो इन दोनों का सम होगी, यानी कि कह लें अभी हमने क्या लिखा है, I1 प्लस I2 लिखा है यहाँ पे। तो इन द मेन लैंग्वेज I1 प्लस I2 किसके इक्वल था, I के, यानी टोटल करंट के बराबर था। अगर हम यहाँ पे KCL अप्लाई करें तो एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, तो लिहाजा I1 प्लस I2 का क्या मतलब होगा, I विच इज़ इक्वल टू C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, और इसी तरह से प्लस वोल्टेज ओवर R2। अब आपने इसको क्या करना है जी, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये जो आपके पास पहले इक्वेशन आई थी, जहाँ जहाँ पे करंट है वहाँ वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखें, पहले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जब, तो मेरे पास आ जाएगा D/dt इंटू C डी वोल्टेज ओवर dt प्लस वोल्टेजेस ओवर R2, और इसी के साथ साथ आगे फिर से करंट है। तो देखें यहाँ पे सिर्फ R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे मतलब इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई करवा के दिखाने से बेहतर है मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता दूँ। यहाँ चलें आपकी जैसे फरमाइश, हम यहाँ पे वैसे का वैसे ही लिखते हैं, C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो आगे नेक्स्ट ज़रा चेक कीजिएगा, प्लस उसके साथ था VT विच इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन आ गया, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाते जाना। देखें, C एक कांस्टेंट है तो ये पीछे आ जाएगा, LC बन जाएगा, और D स्केयर बन जाएगा, D स्केयर ओवर DT स्केयर
साथ में वी ऑफ टी। ठीक है जी। उसके बाद इसकी बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल हमारे पास डेरिवेटिव लगेगा एल ओवर आर टू, साथ में सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा इसका वी ऑफ टी का। और आगे इस साइड पे बात करें तो यहाँ पे आएगा आर वन सी सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास आएगा, देखें, आर वन ओवर आर टू वी ऑफ टी और प्लस वी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन निकालना है। और सबसे पहली बात है, हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव का फॉर्म होता है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट बन रहे हैं तो एल सी से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर वी ऑफ टी। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखें, वन ओवर एल सी, क्योंकि सबके साथ हमने इसको डिवाइड करवाया। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया इसको कॉमन निकाल लेते हैं, डी ओवर डी टी वी ऑफ टी। कॉमन क्यों लिया, ताकि ये दोनों आपस में मिलजुल सकें। तो देखें अंदर क्या आ जाएगा, एल ओवर आर टू, यानी ये चीज़ इसमें से कॉमन आई है तो एल ओवर आर टू, इसके साथ भी हमने इसको डिवाइड करवाना था तो ये कॉमन ही है इसके लिए भी, तो प्लस आर वन सी। और इसी तरह से आप नेक्स्ट में क्या करेंगे जी, वैसे ही वन ओवर एल सी बाहर लिखेंगे क्योंकि इसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाया, और वी ऑफ टी कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा आर वन ओवर आर टू प्लस वन, क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है तो वन रह जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वैल्यूज़ पुट करके आपने इस इक्वेशन को मेन फॉर्म देनी है। थोड़ा मतलब इतना अजीब लग रहा है यहाँ पे लिखने में, लेकिन आप ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको समझ तो आ रही होगी क्या मैं कह रहा हूँ। आगे नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है। अब जो स्टेप यहाँ शुरू होगा मैं यहाँ पे ये एरो डालूंगा। ठीक है जी, ताकि आपको समझ आए। अब ये हमारे पास आ रहा है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर वी ऑफ टी। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वन ओवर एल सी, वन डिवाइडेड बाय एल इंटू सी। एल की क्या वैल्यू है, टू है, सी की वैल्यू है वन ओवर एट, तो ये आ गया जी। साथ में आ गया डी ओवर डी टी वी ऑफ टी। अब इनके अंदर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वन ओवर आर टू, आर टू की क्या वैल्यू है जी, एट, और आर वन और सी की क्या वैल्यू है, आर वन की वैल्यू है जी हमारे पास 10 और सी की वैल्यू है वन ओवर एट। तो ये आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें फिर से इसी तरह से, प्लस वन ओवर एल की क्या वैल्यू है, 2, और सी की वैल्यू है वन ओवर एट, तो वी ऑफ टी इंटू आर वन ओवर आर टू। आर वन की क्या वैल्यू थी जी, 10 थी, और आर टू की वैल्यू थी 8, तो 10 ओवर 8 प्लस 1। इस ओवरऑल को मैं सॉल्व करके जो इक्वेशन लाता हूँ आपको समझ आ जाती है जी। हाँ जी तो गाइस ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन, जिसकी डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर वी ऑफ टी प्लस 6 डी वी ऑफ टी ओवर डी टी प्लस 9 वी टी। तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आई है। मैंने क्या किया जी, मैंने यही किया है कि इसको एज इट एज ही रहने दिया और इनको मल्टीप्लाई करवा के 4 आता था ऊपर, और 4 के साथ ही इनका अंदर जो भी आंसर आता था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। और यही यहाँ पे भी ये इशारिये में कुछ निकलता है, और इस यहाँ पे भी यही सीन किया कि यहाँ पे 4 आता था, 4 के साथ जो भी इसके अंदर ब्रैकेट में आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल आई है। ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, अब इसको लेके जाएंगे होमोजीनियस की फॉर्म में। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एस स्क्वायर डी ओवर डी टी को आपने एस से रिप्लेस करना है, मैंने आपको बहरहाल दफ़ा बता दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा 6s प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई दिया जाए तो 6 बनता है, प्लस 3 का स्क्वायर, तकरीबन ये होल स्क्वायर ही बन रहा है। मतलब ये कंडीशन हमारी क्या है जी, ये हमारी कंडीशन सेंटर वाली इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। ये आ रहा है एस प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स कि ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू -3 तो इस सूरत हाल में हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलती है जी। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो द कंडीशन इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ये आपने यहाँ पे फिक्रा लिखना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी वोल्टेज की फॉर्म में, हमारे पास डिफरेंशियल थी तो वोल्टेज की ही फॉर्म में हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म आएगी K1 e की पावर -3t एज इट एज पहले, और फिर आपने क्या करना है, जब वैल्यू सेम होती है तो एक वेरिएबल यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है t, e की पावर -3t। अब आपने क्या करना है, टाइम को ले जाना 0 पे ताकि आपकी इक्वेशन बन सके। तो VC 0 मीन्स V 0 के ही बराबर होता है। तो देखिए ये 1 है। हम टाइम को पहले नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जाना चाहूँगा आप सबको। ये हम आ गए जी नेक्स्ट पेज पे, तो हम लेके चलते हैं जी एट t इज इक्वल टू 0 पे टाइम को।
तो उसमें जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, देखें वी टी आपके सामने इक्वेशन है, वी टी वी ऑफ ज़ीरो हो जाएगी। तो पहले मैं देखना चाहूँगा कि ठीक नज़र आता है जी, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। तो आपके सामने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा वी ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वी ऑफ ज़ीरो मीन्स वी सी ज़ीरो ही होता है, और के वन के साथ ई की पावर ज़ीरो मीन्स के वन ही सिर्फ रह जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए टाइम की जगह टी की जगह ज़ीरो पुट होता जाएगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब टी की जगह ज़ीरो पुट होगा तो ये ओवरऑल को ज़ीरो कर देगा। तो के वन की वैल्यू वी सी ज़ीरो के बराबर आ गई, जो उसने हमें शुरू में असम्पशन में दी थी 1, यानी कि के वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 1 है। डन हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, आपने इसका लेना है डेरिवेटिव इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी ऑफ वी ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ के वन ई की पावर -3t प्लस के टू टी ई की पावर -3t। ये आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख दी है जी। अब मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए जी। तो देखें ये हमारे पास आ गया जी डी ओवर डी टी इंटू वी ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, देखें के वन इसमें कांस्टेंट है तो पीछे चला जाएगा और इसका आ जाएगा डेरिवेटिव, और ई की पावर -3t का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले एज इट एज लिखा जाता है और उसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आके, तो वो पीछे आ जाएगा -3। अब देखें यहाँ पे k2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले t का डेरिवेटिव और फिर इस तरह से मतलब काम चलेगा। तो जब मतलब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले t पीछे हो जाएगा और ई की पावर -3t का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो t पीछे हो गया और e की पावर -3t का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर -3t और -3, तो -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा, +k2, अब e की पावर -3t जो है पीछे हो जाएगा और t का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो dt ओवर dt 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट k2 e की पावर -3t। ये डेरिवेशन आप वैसे भी आपको आती होगी, इस वजह से मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा। अब मैं टाइम को ले जाऊँगा 0 पे, यानी हम टाइम को 0 पे ले जाएंगे इसमें भी, तो एट t इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी, वी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, देखें ये तो आ जाएगा -3k1, क्योंकि ई की पावर 0 1 होती है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 0 होगा तो ये ओवरऑल ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ k2 रह जाएगा +k2, क्योंकि ई की पावर 0 1 हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम k1 की वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है जी, इसकी वैल्यू हमने उसी इक्वेशन से लेनी है जो हमने सेकंड टर्म में बनाई थी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज ओवर डी टी। ये आपको याद होगी, सेकंड नंबर पे हमने इक्वेशन बनाई थी ये, प्लस वी टी ओवर आर टू, क्या लगा के जी, नोडल एनालिसिस। तो इसमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा जी, इसको सिर्फ यहाँ पे रहने देना होगा और बाकी सबको दूसरी जानिब लेके जाना होगा। तो देखें यहाँ पे सिर्फ रह गया सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, और आई ऑफ टी में से जाके क्या माइनस हो गया, ये वी ऑफ टी ओवर आर टू। और अब इसके साथ सी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिंपली ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो सी भी हम सी से डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, तो ये कट गया जी। और टाइम को हम ले जाएंगे 0 पे, क्योंकि हमें 0 पे वैल्यू चाहिए इसकी, तो एट टी इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखें ये आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू वी ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू, अब आई ऑफ 0 आ जाएगा, तो आई ऑफ 0 का मतलब आई एल ऑफ 0, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है ये एक लूप था, तो लूप में करंट की वैल्यूज सेम होती हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये वाली करंट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी आई एल ऑफ 0 भी मूव कर रही थी। तो सी बटे में है, तो सी आ गया जी माइनस वी ऑफ 0, ये वी सी 0 के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और ये आपस में पैरेलल में थे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। R2 और C, देखें मैं आपको शेप दिखाता हूँ, आपको इन दोनों की समझ आ जाएगी। देखें ये शेप थी, देखें वी ऑफ 0 के बिल्कुल पैरेलल में क्या लगा था, वी टी लगा था, और आई ऑफ टी उसी लूप की डायरेक्शन में घूम रही थी जहाँ पे आई एल ऑफ 0 की डायरेक्शन थी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाके इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखें अब यहाँ पे आई एल ऑफ 0 हमारे पास जो उसने हमें दी थी वो थी 1/2, और C की वैल्यू उसने हमें जो दी हुई है वो है 1/8। तो
तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। देखिए 2 1s are 2 4s are, तो ये बटेगा बटा उलट के ऊपर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बात करूँ VC0 उसने हमें कितना दिया था जी 1, और R2 की वैल्यू उसने हमें दी थी 8, जबकि C की वैल्यू कितनी है 1/8, तो ये सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब ये आपस में काट गए। तो ये आ रहा है जी हमारे पास 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 ही आ जाएगा। चेक कर लेता हूँ जी मैं एक दफ़ा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि आपके सामने है कंडीशन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और ये -1, तो ये 3 आ गया जी। अब आपने इस 3 को उठा के कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं और आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ v(0) इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -3k1 प्लस K2। अब देखिए K1 की वैल्यू 1 हमें मिली हुई है, तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे -3 रह जाएगा, -3 दूसरी जानिब जाके +3 हो जाएगा। तो K2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो देखिए K2 भी मिल गया, K1 भी मिल गया। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, जो होमोजीनियस इक्वेशन आई थी वो थी V(t) इज इक्वल टू K1 e की पावर -3t प्लस K2 टी ई की पावर -3t। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V(t) इज इक्वल टू K1 की क्या वैल्यू है 1, तो ये सिंपली एज इट एज आ जाएगा। और K2 की वैल्यू आई है 6, तो 6t e की पावर -3t। अब एक और बात, उसने सिर्फ हमें वोल्टेज के बारे में नहीं पूछा हुआ, उसने हमें ये भी पूछा हुआ है मुझे आपने करंट की इक्वेशन भी बना के देनी है, ये भी उसकी डिमांड है, ठीक है। तो उसकी डिमांड पूरी करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको याद होगा कि हम कैसे करंट निकालते थे वोल्टेजेस से। तो करंट हम इस तरह से निकालते थे, करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये कैपेसिटर का फार्मूला, इसमें मिक्स अप आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें सी की वैल्यू उसने हमें दी थी 1/8, और डेरिवेटिव आ जाएगा इस वैल्यू का। अब पहले तो आ जाएगा ई की पावर -3t का, जिसमें मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, और फिर आ जाएगा +6, और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका जी, टी ई की पावर -3t का। ये कांस्टेंट है, ये पीछे हो जाएगा। अब इनका डेरिवेटिव आपको पता है कैसे लेना, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, टी पहले पीछे होगा, फिर ये प्लस माइनस चलता जाएगा, और आई ऑफ टी एट द एंड जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है वो है 1/2 ई की पावर -3t -3/2 टी ई की पावर -3t अम्पेयर। एंड दिस इज़ अवर आंसर। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। और इसकी जो आपने ग्राफ ड्रा करना है वो आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में होगा। ये जैसा कि आपको पता है कौन सी कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन थी अंडर क्रिटिकली डैम्प्ड की। तो क्रिटिकली डैम्प्ड में हमारा ग्राफ कुछ वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमारी वोल्टेजेस की मिनिमम वैल्यू थी, बाद में वो ड्रॉप होती चली जाएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू थी वोल्टेज की वो थी 1 0 पे, तो 1 से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा और आगे थोड़ा सा बढ़ने के साथ ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप वैल्यू ऐसे ले भी सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे वोल्टेज में 0 वैल्यू पुट करते हैं टाइम की जगह, तो ये तो 0 1 हो गया, और यहाँ पे 0 पुट होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा एज इट एज। तो हमारी जो मेन वैल्यू शुरू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।